ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन। हम लोग ने लास्ट क्लासेस में पीजीबीपी कंप्लीट किया था। इसके बाद मैंने आप लोगों को एक सैलरी की क्वेश्चन की शीट भेजी थी, उसके साथ में सॉल्यूशंस भी दिए थे। एंड उसके बाद मैंने आपको पीजीबीपी के भी क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशन सेंड किए हैं, है ना। अभी दोनों चीजें सॉल्व करना। अब हम आज रिवाइज कर लेते हैं डिडक्शन, है ना। आज हम रिवाइज कर लेते हैं डिडक्शन प्लस सेट ऑफ। डिडक्शन भी रिवाइज करेंगे और सेट ऑफ भी रिवाइज करेंगे। डिडक्शन मैंने क्लास में बहुत बार आप लोगों को रिवाइज करवाया है, बहुत बार, मल्टीपल टाइम्स आपसे क्वेश्चन पूछे हैं। आपको वो चीज शायद याद रहना चाहिए अभी तक। देखिए, डिडक्शंस के अंदर जो मेन सेक्शन है वो एक तो 80C है और एक 80U है। 80C एंड 80U, ठीक है। नाउ 80C से 80U तक हम लोगों को सेक्शंस देखने होते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं 80U। आप लोगों को याद होगा कि वो डिसेबल होता है ना। डिसेबल को डिडक्शन मिलती है अगर डिसेबल खुद के ऊपर खर्चा कर रहा है, खुद को मेंटेन करने के लिए खर्चा कर रहा है, तो डिडक्शन मिलती है। डिडक्शन कितनी मिलती है? तो ये जो डिडक्शन मिलेगी ये कितनी मिलेगी? 75,000 की, या फिर कितने की? 1,25,000, विच एवर इज लोअर। सर हमें याद क्या रखना है? देखो, डिडक्शन का कोई इंडिविजुअल क्वेश्चन आपके पास नहीं आने वाला है ना। डिडक्शन का इंडिविजुअल क्वेश्चन उठ के नहीं आएगा, चांसेस कम है। डिडक्शन कहीं मर्ज होके आएगा कि हाँ भैया सैलरी का क्वेश्चन बना और सैलरी के साथ उन्हें डिडक्शन का पॉइंट क्या कर दिया? ऐड कर दिया। तो ऐसा हो सकता है, तो वो ध्यान रखिएगा। आपका पूरा क्वेश्चन शायद सैलरी का या पीजीबीपी का गलत हो जाए अगर आपको डिडक्शन का ये पॉइंट ना पता हो तो। ये सेक्शन की डिडक्शन किसको मिलती है? रेसिडेंट इंडिविजुअल को मिलती है ना। एक्चुअली यहाँ एच लिखा हुआ है, एच नहीं होता है, क्योंकि एच डिसेबल कैसे हो सकती है? एच का मेंबर डिसेबल हो सकता है, तो वो मेंबर डिसेबल होता है तो वो नेक्स्ट सेक्शन में कवर्ड होता है, ठीक है। सेल्फ के ऊपर, है ना, सेल्फ के ऊपर ये बात है। और ये याद रखना, ये फ्लैट है। फ्लैट है मतलब एक्चुअल खर्चे से मतलब नहीं है। या तो 75,000 माइनस करेंगे या 1,25,000 माइनस करेंगे, ठीक है। 1,25,000 तब करेंगे जब सीवियर डिसेबल है, और सीवियर डिसेबल का मतलब होता है 80% या उससे ज्यादा के लिए क्या हो? डिसेबिलिटी हो, तो हम माइनस करते हैं, ठीक है। अगर आप डिसेबल नहीं हो लेकिन आप पे कोई पर्सन डिपेंडेंट है और वो डिसेबल है और आप उस पर खर्चा कर रहे हो, तो उसकी डिडक्शन आपको कहाँ मिलेगी? 80DD के अंदर मिलेगी। तो फादर ने बेटे के ऊपर क्या किया? एक्सपेंसेस किए, क्योंकि बेटा डिसेबल है, उसको मेंटेन करने के लिए कुछ ना कुछ क्या किए? खर्चे किए। या फिर कोई एच है और एच का मेंबर कोई ना कोई क्या है? डिसेबल है, तो उसको मेंटेन करने के लिए क्या किए गए? खर्चे किए गए। तो उस केसेस में हम लोग क्या करते हैं? डिडक्शन देते हैं। डिडक्शन की अमाउंट बेटा सेम रहती है, 80DD है ना। डिडक्शन की अमाउंट क्या रहती है? सेम रहती है। 75,000 या फिर कितना करेंगे? 1,25,000 हम माइनस करेंगे। अगेन सीवियर डिसेबल होगा तो कितना माइनस करेंगे? 80% और मोर। अब यहाँ पर वो आपको परेशान कहाँ करेंगे? सी, डिपेंडेंट मतलब कौन? हु विल बी द डिपेंडेंट इन दिस केस? इस केस में डिपेंडेंट कौन होगा? तो देखो, डिपेंडेंट का मतलब ये होगा स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर। ग्रैंड पेरेंट्स यहाँ कवर्ड नहीं है। तो अगर ग्रैंड पेरेंट डिसेबल है और आप उनके ऊपर वो लिख के भी देते हैं कि ग्रैंड पेरेंट्स आप पे डिपेंडेंट है और आप उनके ऊपर खर्चा कर रहे हो और वो सीवियरली डिसेबल है, तो आपको 1,25 की डिडक्शन नहीं मिलने वाली। यही यहाँ पर कवर्ड है। स्पाउस भी डिपेंडेंट होना चाहिए, चिल्ड्रन भी डिपेंडेंट होना चाहिए, पेरेंट्स भी डिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है। ब्रदर सिस्टर भी डिपेंडेंट होना चाहिए। अगर ये इंडिपेंडेंट है बेटा, आप सोचो, जब ये इंडिपेंडेंट है तो ये 80U में ही क्या ले लेंगे? डिडक्शन ले लेंगे ना। जब ये इंडिपेंडेंट है तो ये 80U में ही डिडक्शन ले लेंगे। इसलिए इंडिविजुअल डिपेंडेंट नहीं है तो यहाँ, तो 80U में डिपेंडेंट है तो फिर 80DD में आप उसकी डिडक्शन ले लीजिएगा। एक सिंपल सी बात यहाँ लिखी है कि डॉक्टर का सर्टिफिकेट लगता है ना। डॉक्टर का सर्टिफिकेट यहाँ पे भी लगता है। डॉक्टर आपको मेंशन करके देगा और डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेगा कि भैया आप कितने % डिविजिबल हो। दैट्स इट। नेक्स्ट सेक्शन जो डिडक्शन में अंदर आप लोग पढ़ना वो है 80DD। आपको जो क्लास में नोट्स बनवाए होंगे ना कॉपी में, वो इनफ है, उससे ज्यादा कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है।
मेन चीज यहाँ पे याद होना चाहिए, डिडक्शन मिलती किसको है और डिडक्शन मिलती कितने अमाउंट की है। डिडक्शन मिलती किसको है और डिडक्शन मिलती कितने अमाउंट की है। 80 डबल डी बी, 80 डबल डी बी के अंदर अगर स्पेसिफाइड डिसीज का ट्रीटमेंट करवाया, स्पेसिफाइड डिसीज का ट्रीटमेंट करवाया तो उसकी डिडक्शन यहाँ पर हम देते थे। और यहाँ पर आपको याद होगा कि जो लिमिट है वो 40,000 और एक्चुअल विच एवर इज लोअर, और 1 लाख और एक्चुअल विच एवर इज लोअर है। 1 लाख कब यूज करना है, जब सीनियर रेसिडेंट है। जब सीनियर रेसिडेंट है तो आपको लिमिट कितने की मिलेगी, 1 लाख और एक्चुअल विच एवर इज लोअर। खर्चा किस पे कर सकते हो, स्पेसिफाइड डिसीज, मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिसीज। तो मैंने कहा था स्पेसिफाइड डिसीज को कैसे याद रखना है। स्पेसिफाइड डिसीज वो जैसे कैंसर हो गया, एड्स हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, या फिर पार्किंसन डिसीज हो गया, न्यूरोलॉजिकल डिसीज हो गया। आपको मेंशन कर देंगे कि भैया ये स्पेसिफाइड डिसीज है, इसका ट्रीटमेंट करवाते हैं तो आपको रिडक्शन मिल जाएगी मैक्सिमम 1 लाख। मैक्सिमम है, यहाँ पर कंपेयर करना पड़ेगा, एक्चुअल कम है तो फिर रिडक्शन कम रहेगी। फिर यहाँ पर डिपेंडेंट के ऊपर आपको खर्चा करना है। डिपेंडेंट कौन, डिपेंडेंट में सेम बात लिखी है, सेम बात यहाँ पर आएगी जो बात 80 डी में लिखी हुई, डबल डी में लिखी थी, सेम बात कहाँ पर आएगी, 80 डबल डी बी में। आप, हाँ, आप यहाँ पर खुद पे भी खर्चा कर सकते हो, स्पाउस पे कर सकते हो, चिल्ड्रन पे कर सकते हो, पेरेंट्स पे कर सकते हो, ब्रदर सिस्टर पे कर सकते हो, जो आप पे डिपेंडेंट है। ठीक है, लिमिट है 40 और 1,40,000। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपको बताई थी और वो आपको याद रहनी चाहिए कि अगर मान लो जैसे खर्चा आप कोई पर्सन की एज से 58 है, उसके ऊपर आपने 70,000 रुपए खर्चा किया, तो आप क्या करोगे, 70,000 और 40,000 विच एवर इज लोअर कर दोगे, है ना। 70,000 और 40,000 विच एवर इज लोअर कर दोगे तो यूर आंसर विल बी 40,000। लेकिन अगर इंश्योरेंस क्लेम मिल गया है या एम्प्लॉयर से पैसा मिलता है तो वो अमाउंट हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, है ना। रीइंबर्समेंट से करें, है ना, रीइंबर्समेंट माइनस करेंगे। अच्छा, बिल्कुल सही। लेकिन याद रखना, पहले कंपेयर करना फिर माइनस करना, पहले कंपेयर करना फिर माइनस करना, पक्का। पहले कंपेयर करना और फिर माइनस करना। नहीं बेटा, पहले कंपेयर कर लेना, पहले कंपेयर कर लेना, मतलब जैसे मैंने कहा ना, 70,000 आपका खर्चा हुआ और लिमिट मान लो 40 है, तो 70 और 40 विच एवर इज लोअर करोगे तो कितना आ जाएगा, 40। और फिर लिखते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी ने 30,000 रुपए रीइंबर्स कर दिए, तो फिर 40 में से 30 माइनस कर देना। ठीक है, इसके बाद है ना, इसके बाद जो सेक्शन था दोस्तों, दैट सेक्शन वाज 80 डी, है ना। हाँ, खुद ऑन रिटर्न नोट्स ज्यादा काम आते हैं, 100% आते हैं। क्योंकि देखो अल्टीमेटली याद रखना होता है, कोई डिफिकल्टी लेवल इतना नहीं होती, छोटे छोटे फाइन पॉइंट्स के ऊपर अगर आप कंफ्यूज हो जाते हो तो आपको लगता है कि यार भैया ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है, इफ यू नो दैट फाइन पॉइंट आप इजीली सॉल्व कर लोगे। 80 डी के अंदर मेडिकल प्रीमियम। अच्छा, एक काम करना, आप अपने माइंड में क्या करना, अपने माइंड के अंदर पहले डिडक्शंस के अंदर बीमारी बीमारी एक साथ लेकर आ जाना। बीमारी लेकर आ जाना मतलब डिजेबिलिटी ले आना, डिजेबिलिटी के बाद डिपेंडेंट वाली डिजेबिलिटी ले आना, और उसके बाद फिर स्पेसिफाइड डिसीज लेके आना। और यहाँ बीमारी नहीं, मेडिकल प्रीमियम आप पे कर रहे हो, लाइक आपने मेडिकल पॉलिसी ले रखी है, मेडिकल प्रीमियम, या फिर आप कर रहे हो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, या फिर आप मेडिकल ट्रीटमेंट पे खर्चा कर रहे हो, मेडिकल ट्रीटमेंट पे खर्चा कर रहे हो। और मेडिकल ट्रीटमेंट किसका, सीनियर का। 80 डी में 3 खर्चे कवर है। एक तो आपने मेडिकल पॉलिसी ली, वो खर्चा कवर्ड है, उसकी जो प्रीमियम भरोगे वो कवर्ड है, उसकी डिडक्शन यू कैन क्लेम। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के ऊपर आप खर्चा करते हो, उसकी डिडक्शन यू कैन क्लेम। और फिर आप जो मेडिकल ट्रीटमेंट करवा रहे हो, अच्छा मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिसीज वहां कवर हो जाएगा 80 डबल डी बी के अंदर, और मेडिकल ट्रीटमेंट ही है, सिर्फ मेडिकल ट्रीटमेंट, तो फिर वो यहाँ कवर्ड हो जाएगा, और वो भी किसका, सीनियर का।
लिमिट कितनी है, लिमिट याद रखना, लिमिट के अंदर यहाँ पर पेरेंट, यहाँ पर आप सेल्फ कवर्ड है, सेल्फ, स्पाउस और चिल्ड्रन, और इधर कवर्ड है पेरेंट्स। अच्छा, अभी जो सेक्शंस पढ़े उसके अंदर डिपेंडेंट के अंदर ब्रदर सिस्टर भी थे। बेटा यहाँ मैं डिपेंडेंट वाले वर्ड यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर वर्ड यूज कर रहा हूँ कि भैया सेल्फ, स्पाउस, चिल्ड्रन इधर कवर्ड है और पेरेंट्स इधर कवर्ड है। इनके लिए जो लिमिट है वो 25,000 है, और पेरेंट्स के लिए जो लिमिट है वो 25,000 है। फिर मैंने कहा था इनमें से कोई भी सीनियर हो जाएगा, तो इन तीनों में से कोई भी सीनियर हो जाएगा तो ये जो लिमिट है 25 की, ये लिमिट बढ़ाकर कितनी कर दी जाएगी, 50 कर दी जाएगी। और अगर इनमें से कोई भी पेरेंट्स में से मदर या फादर कोई भी सीनियर निकल जाए तो इनकी लिमिट भी कितनी हो जाएगी, 50,000, 50 की। अब होगा क्या, हो सकता है कि इस साइड वाले केस में किसी की भी एज 60 या उससे ज्यादा नहीं है, 60 या उससे ज्यादा नहीं है ना, तो यहाँ लिमिट रहेगी 25। यहाँ लिमिट मान लो कि यहाँ किसी की भी एज ज्यादा है तो यहाँ लिमिट कितनी हो जाएगी, 50। इधर भी ज्यादा है, इधर भी ज्यादा है, तो लिमिट कितनी हो जाएगी, 50, 50, ऐसा रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कैन नॉट बी मोर देन 5,000। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप 5,000 से ज्यादा नहीं हो सकता। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप 5,000 से ज्यादा नहीं हो सकता। 5,000 दोनों का मिलाकर है, 5,000 रुपए दोनों का मिलाकर है। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए याद रखना 5,000 रुपए दोनों का मिलाकर है। फिर यहाँ पर एक बात और इस सेक्शन में याद रखने की है कि आपने अगर कैश में पेमेंट कर दिया, आपने कैश में पेमेंट कर दिया तो आपको रिडक्शन नहीं मिलेगी, लेकिन आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप जो होता है उसे कैश में पे कर सकते हैं। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कैन बी पेड इन कैश। अच्छा, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पेरेंट्स के लिए अलग 5,000, इनके लिए 5,000 की, दोनों की मिलाकर 5,000, दोनों का मिलाकर कितना है, 5,000 है। नाउ अब होगा क्या, वो लिखेंगे कि मेडिकल प्रीमियम पेड ऑफ ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर की मेडिकल प्रीमियम पे करी, इट इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन। फादर की मेडिकल प्रीमियम पे करी, इट इज अलाउड एज डिडक्शन। ब्रदर की मेडिकल प्रीमियम पे करी, ब्रदर इज डिपेंडेंट ऑन यू, अलाउड, नॉट अलाउड, ब्रदर इज नॉट कवर्ड ओवर हियर। पेरेंट्स की मेडिकल प्रीमियम पे करी, पेरेंट्स इज नॉट डिपेंडेंट ऑन यू, डज नॉट मैटर, अलाउड है। इसके पहले वाले सेक्शन में डिपेंडेंट होना आप पे जरूरी था, इस वाले सेक्शन में डिपेंडेंट की जरूरत नहीं है। ग्रैंड पेरेंट्स वहां तो कवर्ड थे ही नहीं, यहाँ पे भी कवर्ड नहीं है। वहां ब्रदर सिस्टर कवर्ड थे, यहाँ ब्रदर सिस्टर कवर्ड नहीं। इसके बाद जो सेक्शन है दैट इज 80E। 80E के अंदर हमें इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन की डिडक्शन मिलती है। इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन की जब डिडक्शन दी जाती है तो हमें ये याद रखना है कि भैया कोई लिमिट नहीं होती कितने की डिडक्शन देना है, आप कितने भी अमाउंट की क्या दे सकते हो, डिडक्शन दे सकते हो, लेकिन डिडक्शन सिर्फ 8 सालों तक मिलती है। डिडक्शन इज अलाउड ओनली फॉर 8 ईयर्स। तो 80E के अंदर हम 8 सालों तक क्या करते हैं, डिडक्शन देते हैं। जब से आपने इंटरेस्ट पे करना चालू किया वो साल पहला रहेगा, और उसके बाद आने वाले 7 साल, तो ऐसे मिलाकर टोटल, जैसे फॉर एग्जांपल पहले साल आपने इंटरेस्ट पे कहाँ किया, 22-23 में किया, तो फर्स्ट रिडक्शन विल बी अलाउड इन द ईयर 22-23, एंड फिर आने वाले 7 सालों में रिडक्शन यू विल क्लेम फॉर 7 ईयर्स। टोटल मिला के 8 साल हो जाए। अच्छा, इसमें याद रखना लोन हायर एजुकेशन के लिए लेना चाहिए। लोन हायर एजुकेशन यानी 12th के बाद के लिए जो एजुकेशन होता है उसके लिए लिया हो। एजुकेशन कैन बी इन इंडिया, एजुकेशन कैन बी इन आउटसाइड इंडिया। एजुकेशन के लिए लोन किसके लिए लिया जा सकता है, एजुकेशन के लिए लोन आप ले सकते हो खुद के लिए या बीबी के लिए या बच्चों के लिए, या फिर एक ऐसा पर्सन जिसके आप गार्डियन हो। अब यहाँ ध्यान देखो, मैं कैसे याद रखता हूँ, मैं ऐसे याद रखता हूँ कि भैया 80DD और 80DD के अंदर भाई बहन पेरेंट सब कवर्ड थे, लेकिन जैसे ही 80D आया तो उन्हें भाई बहन को साइड में कर दिया और डिपेंडेंट वर्ड को साइड में कर दिया। इसके बाद अगर 80E आया तो उन्हें पेरेंट्स को भी साइड में कर दिया, ब्रदर सिस्टर को भी साइड में कर दिया। ठीक है बेटा, एफ तो करके कोई सेक्शन ही नहीं था, एफ करके कोई सेक्शन ही नहीं था बेटा।
ATF देयर इज नो सेक्शन। हाँ मैं बता रहा हूँ, मैं उस चीज पे आ रहा हूँ, है ना। आप आपके पास नोट्स रख के रखना, जो आपके पास क्लास में नोट्स बनवाए ना वो नोट्स रख के रखना। फिर बात ये था, ये कौन सा रूम है, 302? 302। देखो लोन है ना, किससे भी लोन किससे लिया हो, कोई सी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया हो या कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन से लिया हो, लोन किससे लिया हो, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया हो या फिर किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के लिए लिया हो, यहाँ बच्चे भी कवर्ड है, तो बच्चों की कोई लिमिट है क्या? कोई लिमिट नहीं है। 5 बच्चे, पांचों के लिए लोन लिया, यू विल गेट डिडक्शन। बीवी के लिए लोन लिया, यू विल गेट डिडक्शन। या फिर ऐसे बच्चों के जिसकी आप देख रेख करते हो, जैसा फादर मदर नहीं है लेकिन आप उसको क्या कर रहे हो, पूरा उसका ध्यान रख रहे हो, लीगल गार्डियन हो आप उसके, है ना। सो इन दैट केस आप उस बच्चे के लिए डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। ठीक है। एटीई, एटीई के बाद दोस्तों एटी डबल ई है। एटी डबल ई है, एटी डबल ई है। आप लोगों को याद होगा, हाउस प्रॉपर्टी जब हम लोगों ने पढ़ा था, तो हाउस प्रॉपर्टी में मैक्सिमम इंटरेस्ट जो कि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का होता है वो कितना होता है? 2 लाख। देखो अ, अपना क्या बोलते हैं, लेट आउट प्रॉपर्टी तो इंटरेस्ट की कोई लिमिट नहीं होती, 5 लाख है तो 5 लाख वहीं से माइनस कर दो। लेकिन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होता है तो इंटरेस्ट की लिमिट होती है, 2 लाख ही इंटरेस्ट हम क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं मैक्सिमम। तो जो बचा हुआ इंटरेस्ट है वो यहाँ माइनस कर पाओगे। तो जो बचा हुआ इंटरेस्ट है वो यहाँ माइनस कर पाओगे इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। लेकिन यहाँ पर तभी माइनस कर पाएंगे जब यहाँ पर जो शर्तें हैं वो कंप्लीट हो जाए। पहली शर्त तो ये है कि लोन कब सैंक्शन हुआ हो, इस टाइम पीरियड के बीच में, 2019 से लेके आपका 31 मार्च 2022 तक। सैंक्शन सैंक्शन सैंक्शन। अब आपको कैसे कंफ्यूज करेंगे वो एग्जाम में, वो ये लिखेंगे कि 1 अप्रैल 22 को लोन सैंक्शन हुआ, 1 अप्रैल 22 को। योर प्रीवियस ईयर इज 22-23, बट यू शुड रिमेंबर कि सैंक्शन कब होना चाहिए था, एक दिन पहले, यानी 31 मार्च 22 तक हो जाता, तो फिर ये जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट है वो माइनस कर पाते। अब ध्यान से सुनना, लोन सैंक्शन तो 22 में हुआ, 31 मार्च 22 को, लेकिन आपने रिसीव किया 5 अप्रैल 22 को। रिसीव कभी भी कर लो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सैंक्शन करवा के कब रखना है आपको, इस टाइम पीरियड के बीच में करवा के रखना है, तो डिडक्शन मिलेगी। मकान की स्टैम्प वैल्यू 45 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और आपका उस टाइम पे कोई भी घर नहीं होना चाहिए, देन यू कैन क्लेम दी डिडक्शन। नो डबल डिडक्शन। नो डबल डिडक्शन मतलब, अगर अगर आपको हाउस प्रॉपर्टी में डिडक्शन मिल चुकी है, अगर आपको हाउस प्रॉपर्टी में डिडक्शन मिल चुकी है तो भैया यहाँ थोड़ी मिलेगी। तो वही मैंने कहा ना, लेट आउट प्रॉपर्टी में आपको वही डिडक्शन पूरी मिल जाती, तो फिर यहाँ पर आपको वापस डिडक्शन नहीं मिलेगी। लोन आपको लेना है हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, है ना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। और मैक्सिमम, हाँ मैं ये आपको अगर चाहिए, देखो ये चाहिए तो ये पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगा, ये वाली शॉर्ट नोट्स, है ना। और मैक्सिमम कितनी मिल सकती है, 1.5 लाख। आपका काम हो जाए, ये आपको मैंने उसके भी दिए हैं, सैलरी के शॉर्ट नोट्स दिए हैं, इसके भी शॉर्ट नोट भेज दूंगा मैं आपको। ठीक है। थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा, मैंने क्लास में बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछे हैं इससे रिलेटेड, बहुत बार क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है। फिर इसका भाई सेक्शन था 80 इलेक्ट्रिक व्हीकल पे लोन लेते तो उसकी डिडक्शन मिलती है, वो भी कितने की मिलती है, 1.5 लाख की मिलती है। लोन किससे लेना है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेना है, मैक्सिमम 1.5 लाख की मिलेगी। और लोन देखो यहाँ सैंक्शन क्या होना चाहिए, इस टाइम पीरियड के बीच में। तो ईवी के लिए लोन लिया है तो डिडक्शन 80 के अंदर मिलती है। हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन कैसे बनेगा, हाउस प्रॉपर्टी में याद रखना कि वो बोलेंगे कि इंटरेस्ट 3 लाख है और ये प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो आप 2 लाख तो वहीं माइनस कर देना, उसकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की एनएवी 0 कर देना और इंटरेस्ट 2 लाख 24B में माइनस कर देना, तो हाउस प्रॉपर्टी का आंसर 2 लाख नेगेटिव आ जाएगा। अब डिडक्शन आपको मिलेगी, बाकी उसकी दूसरे हेड्स की इनकम काउंट कर लेना, तो जीटीआई आ जाएगी उसकी। जीटीआई आने के बाद जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट वहां 1 लाख बच गया है वो डबल ई ए के अंदर माइनस कर देना, अगर डबल ई ए की कंडीशंस फुलफिल हो जाती है तो। देन दोस्तों 80 जी,
80G के अंदर आप लोगों को मैंने ऐसा कहा था कि जो हम डोनेशन पे करते हैं ना उसकी डिडक्शन मिलती है। 80G में हम जो डोनेशन पे करते हैं उसकी डिडक्शन मिलती है। डोनेशन 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 4 कैटेगरी के अंदर आते हैं। एक होता है 100% डिडक्शन मिलती है, एक में 50% डिडक्शन मिलती है, एक में 100% ऑफ क्वालिफाइंग। नहीं 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 बेटा सुन, मैंने ये कहा बेटा 80 में तो अलग इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलती है। वंशिका 80E में तो अलग इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलती है ना। मैंने कहा कि हाउस प्रॉपर्टी के इंटरेस्ट की डिडक्शन अगर कहीं और ले ली है, जैसे अपने लेट आउट में पूरे इंटरेस्ट माइनस करते हैं, यहाँ वो हाउस प्रॉपर्टी का वो मतलब 2 बार माइनस नहीं कर सकते हो एक ही अमाउंट को, दैट इज द मैटर। 100% ऑफ क्वालिफाइंग लिमिट था बच्चों, और यहाँ पर क्या था 50% ऑफ क्वालिफाइंग लिमिट। और मैंने आपको क्या कहा था कैसे याद रखना है इसको, इसको कैसे याद रखना है कि 100% को तो हम याद नहीं रख पाएंगे, 100% का हम याद नहीं रख पाएंगे। जो हम कर सकते हैं वो ये है कि इन तीनों का याद रख लो, इन तीनों का याद रख लो। तो 50% ऑफ क्वालिफाइंग लिमिट, 50% ऑफ क्वालिफाइंग लिमिट, 50% ऑफ क्वालिफाइंग लिमिट में एक तो वो नेहरू फैमिली आ जाती है ना, इंदिरा जी, राजीव फंड और नेहरू फंड, और एक ड्रॉट रिलीफ फंड है ना, एक पीएफ डॉफ रिलीफ फंड आ जाता है। ठीक है, सो 50% में तो ये कवर्ड हो जाते हैं। 100% ऑफ क्वालिफाइंग लिमिट में क्या होता है, वो दो आते हैं, एक ओलंपिक एसोसिएशन आ जाता है और लोकल अथॉरिटी आता है जिसको आप फैमिली प्लानिंग के लिए क्या कर रहे हैं, डोनेशन दे रहे हैं। और फिर 50% ऑफ क्वालिफाइंग लिमिट में अदर आ जाते हैं। अदर्स लाइक अदर लोकल अथॉरिटी को डोनेशन दिया, वो लोकल अथॉरिटी को डोनेशन दिया अदर देन फैमिली प्लानिंग। यहाँ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जैसे बीइंग ह्यूमन है या रिलीजियस ट्रस्ट है, उनको डोनेशन दिया, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे या अपलिफ्टमेंट ऑफ माइनॉरिटीज के लिए दिया, तो वो यहाँ कवर्ड होते हैं। इसके अलावा जो भी होते हैं वो 100% में आ जाते हैं। मैंने आपको 100% के लिए बोला था कि भैया आप उसको याद रख लो कि जो यहाँ नहीं आएंगे वो अदर्स में आएंगे, क्योंकि ये 100% के अंदर ये सारे फंड्स है। अब ये सारे फंड के नाम तो या भैया याद नहीं रख सकते, और आई बिलीव कि आपके एग्जाम में ये तो टेस्ट नहीं करेंगे। यस बेटा, 12AA वाली और भी रजिस्टर्ड चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होती है, अलग अलग सेक्शंस में, बहुत सारे सेक्शंस हैं। 12AA वाली तो है ही सही अपने आप में। अब बेटा ये ना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये आपसे नहीं टेस्ट करना चाहेंगे, तो ये 100% में आते हैं, ये 50%, ये भी 50% में आते हैं, ये 100% ऑफ क्वालिफाइंग लिमिट में ये एक दो आते हैं, और बचे हुए जो आते हैं वो कहाँ पर आते हैं, आपके 50% ऑफ क्वालिफाइंग लिमिट। अच्छा, क्वालिफाइंग लिमिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्वालिफाइंग लिमिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, 10% ऑफ डोनेशन, नहीं, क्वालिफाइंग लिमिट कैलकुलेट करते हैं एक्चुअल डोनेशन और 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई विच एवर इज लोअर। अब एडजस्टेड जीटीआई कैसे निकालना सिखाई थी मैंने आपको, कहा था जो भी जीटीआई है उसमें से डिडक्शन क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए अदर देन 80G, और सारी स्पेशल रेट इनकम माइनस कर दीजिए। स्पेशल रेट इनकम कौन कौन सी होती है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, एसटीटी पेड, कैजुअल इनकम। ठीक है, तो ये हमारी तीन इनकम जो होती है ये मेजर इनकम होती है, और एक और एक है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स 112A वाली। ये चारों इनकम को आपको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, और सारी डिडक्शंस माइनस कर देना, 80C 80U 80D सब माइनस कर देना। इसके बाद जो बचेगा उसका 10% करना, और एक्चुअल डोनेशन से कंपेयर करना, विच एवर इज लोअर इज योर क्वालिफाइंग लिमिट, विच एवर इज लोअर इज योर क्वालिफाइंग लिमिट। अब इस क्वालिफाइंग लिमिट का या तो 100% करना पड़ेगा, या फोर्थ कैटेगरी हुई तो जो लिमिट आएगी उसका 50% करना पड़ेगा। अब मुझे ये बताओ, हमने एक क्वेश्चन करा था क्लास में जिसमें कि ये था कि यार दो डोनेशन किए गए हैं, एक 100% ऑफ क्वालिफाइंग लिमिट वाला
और एक था 50% ऑफ क्वालिफाइंग लिमिट। तो उसके लिए मैंने क्या कहा था आप लोगों को? डू यू रिमेंबर एनीथिंग रिगार्डिंग दैट? उसके लिए क्या कहा था दोस्तों? डू यू रिमेंबर एनीथिंग रिगार्डिंग दैट? मैंने ये कहा था कि पहले 100% वालों के लिए सॉल्व करना, पहले 100% वालों के लिए सॉल्व करना और फिर 50% के लिए करना। मतलब दो डोनेशन दिए। देखो ध्यान से सुनना, ऐसा एग्जाम्पल आपकी कॉपी में भी होगा, उसको आपको देखना पड़ेगा। 100% वाला डोनेशन, ठीक है। अब हुआ ये कि जैसे आपने लोकल अथॉरिटी को फैमिली प्लानिंग के लिए दिया 70,000 का डोनेशन, आपने वो कंपेयर कर लिया, है ना, कंपेयर करके 70,000 आंसर आ गया। मान लो फॉर एग्जाम्पल 70, चलो 40 आ गया, विच एवर इज लोअर करते हैं तो कुछ लोअर फिगर की वजह से 40,000 आ गया। तो बेटा याद रखना, जब आप 50% वाले के लिए क्वालिफाइंग लिमिट निकालोगे ना, तो जो 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई होगा, जो 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई होगा, उसमें से 40,000 रुपए माइनस कर देंगे। क्या ये बात याद आई? वो 40% क्या कर देंगे? मैं नहीं आया समझ बेटा, मैंने आपको बताया था कि जैसे दो बार दो डोनेशन दे रखे हैं ना, 100% ऑफ क्वालिफाइंग लिमिट और 50% ऑफ क्वालिफाइंग लिमिट, तो पहले क्या करना, 100% के लिए सॉल्व कर लेना, ठीक है। कर लिया आपने उसके लिए सॉल्व, तो उसके लिए क्या लिखोगे? 100% ऑफ क्वालिफाइंग लिमिट में फॉर्मूला तो सेम रहेगा, वो रहेगा एक्चुअल डोनेशन और 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई विच एवर इज लोअर, ठीक है। आपने कर लिया। एक फिगर आता है 70, एक आता है 40 फॉर एग्जाम्पल, तो आप 40 को सेलेक्ट कर लोगे, ये आपने कर लिया। अब 50% वाले के लिए जब सॉल्व करोगे, तो जो उसके लिए फॉर्मूला लिखोगे ना क्वालिफाइंग लिमिट निकालने का, वो क्या करोगे? वो करना पड़ेगा एक्चुअल डोनेशन 50% वाला जो है वो, और 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई माइनस 40,000 जो बेनिफिट अपन 100% ऑफ क्वालिफाइंग लिमिट में ले चुके हैं। उसका रीजन ये है कि वो जो बेनिफिट है वो पूरे सेक्शन के लिए है, तो अगर आप 100% में कुछ बेनिफिट ले चुके हो तो 50% में वो हम माइनस करेंगे। हाँ, वैल्यू सेम रहेगी, सब कुछ सेम रहेगा, फॉर्मूला सेम रहेगा, लेकिन जो बेनिफिट 100% वालों को दे चुके हैं वो बेनिफिट की अमाउंट हम माइनस कर देंगे 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई जो लिखेंगे 50% वालों के लिए। ऐसा ही सेम क्वेश्चन मतलब मैंने करवाया है क्लास में, मुझे याद है मैंने करवाया आप लोगों को। देख अच्छा सुन, अभी टाइम है, अभी देख के रख लेना, एग्जाम टाइम पे मत देखना, एग्जाम टाइम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको बोल रहा हूँ डिडक्शन हम पढ़ तो रहे हैं, लेकिन डिडक्शन कोई भी चैप्टर में कहीं ना कहीं ऐड होके आ जाएगा, इंडिविजुअली मुश्किल है। बेटा ये आर्यन को बाहर, कौन है आर्यन? क्या परेशान कर रहा है आर्यन? बट आर्यन, आर्यन मेरे को तो लग रहा है आर्यन लड़का नहीं लड़की है, 100% डाउट है मेरे को आर्यन पे, 100% डाउट है आर्यन लड़की है। आर्यन की हरकत से समझ में आ गया कि वो लड़का हो ही नहीं सकता बेटा। नेक्स्ट, हाँ वो लड़की है बेटा, यही बात मान लो, वो लड़का नहीं है। नेक्स्ट जो सेक्शन हमको देखना है, डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी, डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी दैट इज 80 जीजीबी एंड जीजीसी, डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी 80 जीजीबी एंड जीजीसी। आपको यहाँ पर मैंने बताया था कि अगर कंपनी डोनेशन देती है तो जीजीबी अप्लाई होता है, और कंपनी के अलावा जो डोनेशन देता है वो जीजीसी अप्लाई होता है। आप डोनेशन किसको दे सकते हो? इलेक्शन कमीशन यानी इलेक्टोरल ट्रस्ट को दे सकते हो, या पॉलिटिकल पार्टी को दे सकते हो। डिडक्शन कितनी मिलेगी? 100% मिलेगी। 1 रुपए का भी, हाँ अरे मैं भूल गया, एटीजी के अंदर डोनेशन कितने रुपए तक कैश में दे सकते हैं? एटीजी के अंदर 2,000 रुपए तक का डोनेशन कैश में दे सकते हैं।
बाकी के लिए एनी मोड अदर देन कैश यूज करना पड़ेगा अगर उससे ज्यादा का अमाउंट है तो। पॉलिटिकल पार्टी के अंदर क्लियर है, 1 रुपए का भी डोनेशन कैश में नहीं दे सकते, 1 रुपए का भी डोनेशन कैश में नहीं दे सकते। 100% डिडक्शन मिलेगी, लेकिन पेमेंट शेल बी मेड बाय एनी मोड अदर देन कैश। ओके। 80 जी यहाँ पर अपना क्या बोलते हैं, जी में 2000 की लिमिट है, 80 जी में 2000 की लिमिट है, लेकिन यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, 1 रुपए भी दोगे तो एनी मोड अदर देन कैश करो। ओके, नेक्स्ट सेक्शन जो था 80 जीजीए इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट फॉर अस, ओके नाउ, नॉट दैट इम्पोर्टेंट। वैसे मैं चलो बता देता हूँ 80 जीजीए इज व्हाट। आप लोगों को सेक्शन 35 याद है? सेक्शन 35 क्या है इनकम टैक्स का? भूल गए? अभी हाल ही रिसेंटली पढ़ाया था आप लोगों को, डोनेशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च करके, बेटा इतनी जल्दी भी मत भूलिए, है ना? साइंटिफिक रिसर्च का डोनेशन। अच्छा, जो बिजनेस कर रहे हैं वो तो साइंटिफिक रिसर्च के डोनेशन का बेनिफिट सेक्शन 35 में ले लेंगे, लेकिन मान लो कोई सैलरी का एम्प्लॉई है और वो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस वालों को, हाँ, इंटरेस्ट की रेट पूछ रहे हैं। ठीक है, तो बेटा अगर कोई सैलरी वाला एम्प्लॉई है तो वो तो डिडक्शन ले ही नहीं पाएगा ना, 35 का बेनिफिट उठा नहीं पाएगा, क्योंकि वो बिजनेस नहीं कर रहा है। तो जो लोग बिजनेस करते हैं उनको सेक्शन 35 का बेनिफिट मिल जाता है, लेकिन जो लोग बिजनेस नहीं कर रहे हैं वो लोग भी नेशनल लेबोरेटरी, आईआईटी या ऐसी कंपनी जो कि रिसर्च का काम करी उनको डोनेशन देना चाहते हैं, तो दैट पर्सन कैन क्लेम डिडक्शन ओवर ईयर। डिडक्शन मिलेगी 100%, डिडक्शन मिलेगी 100%। और 2000 रुपए तक का कैश चलेगा, 2000 से ज्यादा होगा तो पेमेंट शुड बी मेड बाय एनी मोड अदर देन कैश। 2000 से ज्यादा का डोनेशन होगा तो पेमेंट शुड बी मेड बाय एनी मोड अदर देन कैश। देखो अभी तक जो सेक्शंस हुए उसके अंदर सबसे पहले 80 यू, जिसकी लिमिट 75/25, उसके बाद 80 डबल डी 75/25, 80 डबल डी भी 40,000 और एक्चुअल विच एवर इज लोअर, और 1 लाख और एक्चुअल विच एवर इज लोअर। 80 डी 25/25, 50/50। 80 ई 8 साल तक, नो अमाउंट ऑफ, नो मॉनेटरी लिमिट। 80 ई के बाद 80 डबल ई है, 1.5 लाख की लिमिट है। 80 डबल ई भी अगेन 1.5 लाख की लिमिट है। 80 जी के अंदर वही जहां पर थर्ड कैटेगरी एंड फोर्थ कैटेगरी, वहां पे क्वालिफाइंग लिमिट कैसे निकालते हैं, एक्चुअल डोनेशन और 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई विच एवर इज लोअर है। जीजीपी और जीजीसी में कोई लिमिट नहीं, कितना भी डोनेशन दो, लेकिन 1 रुपए भी कैश में नहीं होना चाहिए। जीजीए के अंदर कोई लिमिट नहीं है, कितना भी डोनेशन दो, बट 2000 से ज्यादा का डोनेशन शुड बी बाय एनी मोड अदर देन कैश। और 80 जी में भी याद रखना, 2000 से ज्यादा डोनेशन शुड बी बाय एनी मोड अदर देन कैश। पक्का? यहां तक किसी को कुछ पूछना है? इफ यू हैव एनी डाउट इन एनी पर्टिकुलर सेक्शन बेटा तो यहीं पूछ लीजिए। क्लियर? अब सुनना, आप लोगों को वो एचआरए याद है क्या? एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस में कितना एग्जम्प्ट होता है? हाउस रेंट अलाउंस कितना एग्जम्प्ट होता है? वो एक फॉर्मूला था ना, हाउस रेंट अलाउंस होता है 40% या 50% ऑफ सैलरी, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, या एचआरए एक्चुअली रिसीव। देखो, जिनको एचआरए मिलता है तो उनको एचआरए का कुछ अमाउंट एग्जम्प्ट हो जाता है, तो उनको बेनिफिट तो मिल गया। लेकिन मान लो कोई एम्प्लॉई ऐसा है या कोई पर्सन ऐसा है, कोई एम्प्लॉई ऐसा है या कोई पर्सन ऐसा है जो कि किराया तो दे रहा है लेकिन उसको एचआरए नहीं मिलता,
जो किराया तो दे रहा है लेकिन वो एचआरए उसे नहीं मिलता, तो ऐसे पर्सन को जो रेंट पे वो करता है, उस रेंट पेड में से कुछ अमाउंट की क्या मिलती है, डिडक्शन मिलती है। ऐसे पर्सन को रेंट पेड में से कुछ अमाउंट की क्या मिलती है, डिडक्शन मिलती है। अब वो कितनी मिलती है, देखो वहां पर था 40% या 50% ऑफ सैलरी, यहाँ पर है 25% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई। वहां था 40% या 50% ऑफ सैलरी, यहाँ पर है 25% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई। और रेंट पेड माइनस, वहां था रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, यहाँ पर है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई। ठीक है। और वहां था एचआर एक्चुअली रिसीव्ड, यहाँ कुछ रिसीव तो हुआ ही नहीं बेटा आपको, आप तो उल्टा किराया पे कर रहे हो। तो फिर एक अमाउंट और ऐड कर दी गई, 5,000 रुपये पर मंथ। तो ये रहा आप लोगों के सामने, तीनों में से जो भी कम होगा उसकी क्या मिल जाएगी, डिडक्शन मिल जाएगी। रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई 5,000 पर मंथ और 25% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई। ये बेनिफिट तभी मिलेगा जब आप एचआरए नहीं पे कर रहे हो, ये वैसे, और या फिर आपका खुद का घर है तो आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है ना। बड़ा ये आशीष सर अपने सीएमए इंस्टीट्यूट, अपने नाटा पे सीए वालों को पढ़ाते हैं ना, वो है। सो ठीक है, 2,000 रुपये, नहीं ये बात तो खत्म हो गई। तो ये तीनों में से जो भी कम होगा उसकी क्या मिल जाएगी, आपको डिडक्शन मिलेगी, तीनों में से जो भी कम होगा उसकी डिडक्शन। डन। सो 80 डबल जी डबल, ये जी भी हो गया, डबल ई ए भी हो गया, डबल ई डबल डी बी, 80 यू डबल डी, 80 डी वी हैव सीन, जी जी बी, जी जी सी वी हैव सीन, डबल जे डबल ए। बेटा डबल जे डबल ए, डबल जे डबल ए आपको याद है, डबल जे डबल ए मैंने कहा था जो भी, देखो जैसे कोई बिजनेस टैक्स ऑडिट असेसी है, जो भी टैक्स ऑडिट असेसी है, अगर वो नए एम्प्लॉयज रखता है तो जो नए एम्प्लॉयज को वो सैलरी देगा, जो वो नए एम्प्लॉयज को सैलरी देगा, उस सैलरी की तो उन्हें क्या मिल जाएगी, बिजनेस हेड में डिडक्शन मिल जाएगी। मान लो उसने नए एम्प्लॉय रखे और नए एम्प्लॉय को 1 करोड़ की सैलरी दी, तो 1 करोड़ की डिडक्शन तो कहाँ मिल जाएगी, उसे सैलरी वाले चैप्टर में मिल जाएगी, सॉरी बिजनेस के चैप्टर में, पीएनएल में डेबिट कर देगा वो। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो भी वो नए एम्प्लॉयज को सैलरी देगा उसका 30% 3 सालों तक इसको भी डिडक्शन डिडक्शन मिलेगी एक्स्ट्रा। तो 1 करोड़ नई नए एम्प्लॉय को सैलरी दी है, तो वो तो बिजनेस में उसके 1 करोड़ माइनस हो जाएंगे, उसका जीटीआई आएगा, जीटीआई में डबल जे डबल ए के अंदर उसको और एक्स्ट्रा डिडक्शन दी जाएगी, उस 1 करोड़ का जो नए एम्प्लॉयज को सैलरी दी है उसका 30%। ऐसा कितने साल तक, 3 साल तक। बस आपका क्या होना चाहिए, ऑडिट होना चाहिए, और रिडक्शन मिलेगी 30%, कितने साल तक, 3 साल तक। फिर आप लोगों को कुछ शर्तें याद होगी, मैंने कहा था कि वो टेम्पररी एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, वो टेम्पररी एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, ऐसा एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए जिसकी सैलरी 25,000 या उससे ज्यादा है। अगर आपको 240 दिन से कम के लिए हायर किया है वो भी नहीं होना चाहिए, नोट्स में आपको लिखा हुआ मिलेगा, ये तो थोड़ा सा शॉर्ट में है ना। नोट्स नोट्स में आपको लिखा हुआ मिलेगा 240 दिन से कम के लिए हायर किया है तो वो एम्प्लॉय एलिजिबल नहीं है। लेकिन 3 बिजनेस ऐसे थे, एक तो था शायद फुटवेयर, अपेरल और लेदर प्रोडक्ट्स, फुटवेयर अपेरल और लेदर प्रोडक्ट्स में 150 दिन से कम नहीं होना चाहिए। जनरली बिजनेस में 240 दिन से कम नहीं होना चाहिए, लेकिन वो 3 बिजनेस के अंदर 150 से कम नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसे एम्प्लॉय है तो आपको क्या मिल जाएगी, उस एम्प्लॉयज को जो सैलरी दोगे उसकी डिडक्शन। अब देखो 100 एम्प्लॉय हायर किए 100 में से 25 ऐसे जिनकी सैलरी 25,000 से ज्यादा है तो उनको हटा दो,
फिर टेम्पररी एम्प्लॉयज जो पीएफ में पार्टिसिपेट नहीं करते वो टेम्पररी एम्प्लॉयज होते हैं, जो पीएफ में पार्टिसिपेट नहीं करते वो टेम्पररी एम्प्लॉयज होते हैं। तो हमने मान लो 10 है तो उनको भी क्या कर देंगे, हटा देंगे। फिर कुछ ऐसे एम्प्लॉयज जिनको मैंने सिर्फ 130 दिन के लिए हायर किया तो उनको भी हटा दो, उनको भी रिड्यूस कर दो, सबको रिड्यूस कर दो, और वो बचे हुए एम्प्लॉयज को जो सैलरी देते हो उस सैलरी का जैसे मान लो उनको सैलरी थी 13,000 रुपए, तो 13,000 इंटू 12 और ऐसे 70 एम्प्लॉयज निकले, ठीक है। तो उस केसेस में जो भी आंसर आएगा उसका 30% आपको 80 डबल जे डबल ए में डिडक्शन दी जाएगी। और एक पॉइंट और था जो आपको मैंने कॉपी में लिखवाया था, वहां पर आप देखना, अगर आपने प्रिस्क्राइब मोड से पेमेंट नहीं किया तो वो सैलरी काउंट नहीं होगी, जो सैलरी आपने कैश में दे दी वो काउंट नहीं होगी। देखिए ये पॉइंट आपको लिखा हुआ मिलेगा वहां पर, है ना। दिस वॉज 80 डबल जे डबल ए। और एक चीज, मान लो मैंने 100 एम्प्लॉय नए रखे और 30 को निकाल दिया, तो बेटा नए एम्प्लॉय 70 ही माने जाएंगे, याद रखना, है ना। अगर मैंने 100 एम्प्लॉयज नए रखे और 30 को निकाल दिया तो एडिशनल कितने हुए, इसलिए यहां पर जो वर्ड यूज हुआ था एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट ऑफ एडिशनल एम्प्लॉय। इसके बाद जो डिडक्शन का सेक्शन बच जाता है दोस्तों वो 80C होता है। 80C में बहुत सारी बातें होती है लेकिन मेजरली LIC को याद रखना। आपने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भरी, उसकी डिडक्शन आपको मिलेगी। आपने एलिजिबल म्यूचुअल फंड खरीदे, डिडक्शन मिलेगी। एलिजिबल बॉन्ड्स खरीदे, डिडक्शन मिलेगी। फिर आपने नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट खरीदा, है ना, तो आपको यहाँ पर क्या मिलने वाली है, डिडक्शन मिलने वाली है। फिर मैंने कहा था कि आप यहाँ पर PPF में जमा करते हो तो यू विल गेट डिडक्शन, यहाँ पर आप RPF में जमा करते हो तो यू विल गेट डिडक्शन, SPF में जमा करते हो तो यू विल गेट डिडक्शन। एलिजिबल पेंशन फंड में आप पैसे क्या करते हो, जमा करते हो, तो यू विल गेट डिडक्शन। फिर यहाँ पर ये भी था, हाउसिंग लोन का प्रिंसिपल पे करते हो, हाउसिंग लोन का प्रिंसिपल पे करते हो तो यू विल गेट डिडक्शन ओवर हियर। हाउसिंग लोन का प्रिंसिपल, अब देखो कैसे मर्ज करेंगे वो। जैसे वो कहेंगे कि आपने ना 3.5 लाख का लोन पे किया, सॉरी 3.5 लाख का आपने ब्याज पे किया घर पे। ध्यान से सुनना, इसको कैसे मर्ज करेंगे, सेम पॉइंट एग्जाम में आता है। 3.5 लाख का इंटरेस्ट आपने क्या किया, पे किया। प्रिंसिपल अमाउंट आपने 4 लाख का पे किया, है ना। मैं कोई ऐसे कैलकुलेट करके नहीं बता रहा हूँ, सिंपल मैंने कुछ लिख दिया यहाँ पर। और ये हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो बेटा क्या होगा, ध्यान से सुनना। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की NAV कितनी हो जाएगी, 0। और सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट बेटा मैं सोच रहा था कि क्या बोलते हैं, सेट ऑफ भी आज ही हो जाता, बट 1 घंटे हमारे यहाँ यूज हो गया है, तो आई थिंक सेट ऑफ हम कल ही करेंगे, जल्दीबाजी में नहीं करेंगे उसको। मेरे को लगा आधी घंटे लगेंगे शायद इसमें, तो आधी घंटे के अंदर हम फिर सेट ऑफ भी देख लेंगे, बट सेट ऑफ कल देख लेंगे। देखो 2 लाख का इंटरेस्ट तो हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। 2 लाख का इंटरेस्ट तो यहाँ माइनस कर, अब बचा कितना, 1.5 लाख का। तो 1.5 लाख के इंटरेस्ट की क्या मिल जाएगी, डिडक्शन मिल जाएगी, अगर 80EE की कंडीशन क्या हो जाए, फुलफिल हो जाए। और जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसकी रिडक्शन कहां मिल जाएगी, 80C में, और 80C की मैक्सिमम लिमिट कितनी होती, 1.5 लाख। तो भैया 2 लाख का ब्याज तो 24B में माइनस हो जाएगा, 24B में 1.5 लाख में, 1.5 लाख की 80EE में डिडक्शन मिल जाएगी,
और 1.5 लाख की 80C में क्या मिल जाएगी, डिडक्शन मिल जाएगी। फिर देखो मेन मेन 80C में जो याद रखने वाली बातें हैं वो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है, म्यूचुअल फंड है, बॉन्ड है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, पीपीएफ है, आरपीएफ है, एसपीएफ है, नेशनल पेंशन फंड है, सॉरी एलिजिबल पेंशन फंड है, और हाउसिंग लोन का प्रिंसिपल है। ठीक है, फिर वो बच्चों की ट्यूशन फीस भी यहाँ माइनस कर सकते हैं, बच्चों की ट्यूशन फीस यहाँ माइनस कर सकते हैं। बच्चे यहाँ पर दो ही कवर्ड है। 80E के अंदर बच्चों की लिमिट नहीं थी इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन में, और वहां था एजुकेशन इंडिया में भी हो सकता है, इंडिया में बाहर भी हो सकता है, यहाँ पर इंडिया वाला एजुकेशन ही कवर्ड है। और बच्चों की लिमिट कितनी है, 2। और इन सबका मिलाकर रिडक्शन कितनी मिलेगी, 1.5 लाख मिलेगी। इन सबकी मिलाकर रिडक्शन कितनी मिलने वाली है, 1.5 लाख मिलने वाली है। और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम में एक इंटरनल लिमिट भी है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम में एक इंटरनल लिमिट भी है। वो याद है, अगर पॉलिसी ले रखी है बिफोर 1 अप्रैल 2012, पॉलिसी कब ले रखी है, 1 अप्रैल 2012 के पहले, तो हम कितना माइनस कर सकते हैं प्रीमियम, मैक्सिमम 20% ऑफ सम अश्योर्ड। अगर पॉलिसी ले रखी है 1 अप्रैल 12 से लेकर 13 के बीच में, तो 10% ऑफ सम अश्योर्ड। और पॉलिसी ले रखी है 1 अप्रैल 13 और आफ्टर, तो 10% ऑफ सम अश्योर्ड तो है ही सही, 10% ऑफ सम अश्योर्ड तो है ही सही, लेकिन जो डिजेबल हुआ उसका 15% करेंगे, 15% डिजेबल के लिए यूज करेंगे ऑफ सम अश्योर्ड। तो देखो सम अश्योर्ड 1 लाख है, सम अश्योर्ड 1 लाख है, और जो प्रीमियम है वो 20,000 है। तो आप बोलोगे सर 20,000 तो हम माइनस कर देते क्योंकि 1.5 लाख की लिमिट में नहीं, हम अगर पॉलिसी ले रखी अभी जैसे 1 अप्रैल 13 या उससे बाद से और डिजेबल नहीं है, तो सम अश्योर्ड का 10% कितना होता है, 10,000। आप 10,000 ही रिडक्शन ले पाओगे। हाँ बेटा, का क्वेश्चन अच्छा है कि सर वो जो आरपीएफ में जो डिडक्शन मिलती है, आरपीएफ की वो एम्प्लॉयर की है कि एम्प्लॉय की डिडक्शन है। बेटा 80C में तो एम्प्लॉय की मिलती है। आपको याद है एम्प्लॉयर के लिए तो वो एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूट करता है वो 12% ऑफ सैलरी तक एग्जम्प्ट हो जाता है सैलरी में ही। वो तो वहीं एग्जम्प्ट हो जाता है 12%, तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन तो वहीं एग्जम्प्ट हो गया 12% तक। वो तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन जो वहां डिडक्ट नहीं हो पाता वो यहां होता है। ठीक है, सो ये थी हमारे डिडक्शंस की बातें। और वो जो 80 IA और IB और वो IAC वाली बात थी ना, उसको एग्जाम, उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो, वो काम की चीज नहीं है। लेकिन अभी 4 सेक्शन और बचे हुए हैं। 4 सेक्शन आप लोगों को याद होंगे जो बहुत ही मेजर है, क्योंकि वो TTA, TTB, QQB और RRB। देखो TTA TTB पहले रिवाइज कर लेते हैं। TTA TTB इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट, और सीनियर नहीं होगा तो ये आपके ऊपर अप्लाई होगा। आपको कोऑपरेटिव बैंक से मिलता है या शेड्यूल बैंक से मिलता है या पोस्ट ऑफिस से मिलता है, मैक्सिमम 10,000 माइनस कर सकते हैं। और सीनियर के लिए क्या सेक्शन लगता है, सीनियर के लिए लगता है TTB, जहां पर कोई सा भी बैंक अकाउंट हो, सेविंग हो, FD हो, वट एवर, 50,000 क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। याद आया? तो देखो एग्जाम में अब वो लिख के देंगे इंटरेस्ट ऑन सेविंग है तो अदर सोर्सेज की इनकम में काउंट करना, लेकिन बाद में उसकी डिडक्शन दे देना। याद आया तो अच्छी बात है, मैंने बहुत बार आप लोगों को एग्जाम क्लास में याद दिलवाया है ये चीज, बहुत बार याद दिलवाया है।
टीटीए, टीटीवी। और क्यूक्यूबी और आरआरबी, रॉयल्टी इनकम ऑफ अ बुक ऑथर, रॉयल्टी इनकम ऑफ अ बुक ऑथर, उनकी रिडक्शन मिलती है। रॉयल्टी इनकम ऑफ अ बुक ऑथर के अंदर रिडक्शन मिलती है 3 लाख की मैक्सिमम। 3 लाख की मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगी, एक थे बुक ऑथर और आरआरबी के अंदर पेटेंट होल्डर की। These are the section that you have to remember for your exams. Okay.